तो बात रही कि राजनीति में कैसे आना हुआ, तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मेरे परिवार को देखता आया। चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा हुआ था हमारा क्षेत्र भी, और किसानी के लोग लगभग उनको ही अपना एक लीडर मानते थे, आम आदमी का लीडर मानते थे। मैं कहने में भी परहेज नहीं रखता। वहां पर मुझे राजनीति का रूप दिखाई दिया कि सरकार में हम जैसे लोग जब काम के लिए अपील करने लगे, तो जो यहाँ बड़े नेता थे तो वो ऐसे रखते थे हमें। मैंने जब गांव के सामने प्रपोजल रखा तो गांव ने मुझे कहा कि बेटा अपना तो गोत्र भी छोटा है और अपना तो गांव भी छोटा है, अपने यहाँ तो फला फला भी लड़े थे। मैंने कहा चाचे तब वो भाई भतीजों सिर पे हाथ रखो, 36 बिरादरी के लोगों, आप ये देखो कि आपके भाई बेटे ने कमाया क्या है। 1000 में, यानी कि यस, आज तक आपने डायरेक्टली 2 फाइट की हैं, चाहे अपनी छात्र राजनीति में और दूसरी, दोनों आप जीते हैं। दोनों जीते हैं। और अब आप ट्राई कर रही हैं यस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यस असेंबली, एमएलए यस के लिए। यस यस यस। तो अब 24 में आपकी पूरी तैयारी है। जींद के बारे में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि ये राजधानी है, जी नए लोग आते हैं, अपनी पार्टी राजनीतिक राजधानी है, साधारण नहीं। जी यहाँ नई नई पार्टियां बनती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। पहले आपने कुछ नेताओं का नाम लिया, उन्होंने तो पेरिस भी बना दिया था इस जगह जी को। जी बना दिया था। लेकिन बड़ा ही बदनसीब मानूंगा मैं इस हल्के को, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ से हुआ है, मैंने इस शहर को देखा है। जी तो आपका इस शहर के लिए विजन क्या है? अभी ले चलते हैं कैमरा। अगर एक हल्की सी बारिश आ जाए तो इतना पानी चढ़ जाता था हमारे घरों में भी। ये तो कुख्यात है, मैंने वो जीवन खुद जिया है। हम्म। आई नो दैट कि क्या हालत वहां पर होती है। आज इस सब के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? यही लोग हैं। एक और बात मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे नेताओं के ऊपर, हमारे हरियाणा के खासकर जो मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके ऊपर कई बड़े बड़े नेता डायरेक्टली कहते हैं कि ये तो अनपढ़ों की भीड़ है भाई, अनपढ़ भर रखे हैं। तो एजुकेशन की पॉलिटिक्स में क्या जगह मानते हैं? दूसरे जगह जा जा करके भी इनको देखना चाहिए भाई किस गवर्नमेंट ने कौन सा काम बढ़िया किया है, वहां से कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है। सीख के कोई पैदा नहीं हुआ, धरातल पे एक्सपीरियंस सिखाता है। तो मैं ये मानता हूं आपकी बात को कि या तो इन लोगों, देखो दो चीजें हैं, या तो ये लोग करना नहीं चाहते, हमें ऐसा ही रखना चाहते हैं, या ये लोग करना चाहते हैं, इन्हें नॉलेज नहीं है। दो ही काम है। तो मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, सबसे पहले उनके बारे में आपके मन में क्या विचार आते हैं, आप वो बताएं। बोलिए। नरेंद्र मोदी। मेट्रो सिटीज में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो चली गई, पलायन कर गई, या उन्होंने कोविड में लोगों को घर बिठा दिया। 18-18 साल के नौजवान जो 18-18 साल से जो होंडा जैसी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उनको ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी। इस देश ने ये रूप देखा है। लेकिन लिटरली बता रहा हूं कि उस वक्त हम ये सोचते थे कि शायद एक तकलीफ से पैदा हुआ इंसान तकलीफ समझेगा और अब इस देश के हालात बदलेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। मैं कहता हूँ लेस मात्र भी नहीं। किसान से जाके पूछोगे तो किसान संतुष्ट था उनके राज में। मैंने फैसला भी तभी लिया था। मैंने जब फैसला लिया तो मैंने कुछ चीजें देखी थी। किसान को अच्छी फसल का मूल्य मिला था, किसान की सड़कों पर पिटाई नहीं होती थी, किसान की एक एक दाना खरीदा जाता था। हरियाणा प्रदेश किसानी का प्रदेश है। कर्मचारी दूसरी उसकी रीढ़ की हड्डी है। कर्मचारी भी कभी सड़कों पर नहीं देखा हम लोगों ने। उनको कोई छोटा मोटा कोई आंदोलन हुआ होगा तो तुरंत प्रभाव से उसको वो चीजें दे करके उनको खत्म करवा दिया होगा। मैंने ये बात मैं देखिए आपको रोक के करना चाहूंगा। बड़ौदा इलेक्शन हो रहा था, तो मैं उनका इंटरव्यू बाइट ले रहा था, बाइट देते कोई बोला, मैंने हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया। तो मैंने हालांकि वो नोटिस नहीं किया कि मुझसे ऐसा हुआ है। किसी ने मेरी वीडियो देखी और बोले कि वाह भाई तुम तो, मैंने क्या कमाल कर दिया भाई, इतना तो अधिकार होना चाहिए आम आदमी का। नमस्कार साथियों, दाम मोर्चा की टीम आपका स्वागत करती है। मैं आज एक ऐसे युवा नेता के पास आया हूं। देखिए, सबसे पहले तो नेता बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। किसी के ऊपर बाप दादा का हाथ होता है, किसी के ऊपर कोई और नेता का हाथ होता है। आज मुझे खुशी है, जींद के नेता है, मेरे जहां से मैं हूं वहां के नेता हैं। प्रदीप गिल इनका नाम है, एक युवा नेता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की, हालांकि आज के दिन कांग्रेस के पाले में ही है, और इनसे कुछ जान लेते हैं। क्योंकि अगर मुख्य दावेदारों की बात करता हूं जींद विधानसभा के बारे में, तो उनमें प्रमुख नाम आता है। 3 चीजों के बारे में बात करें तो पर्सनल, कि इंसान कैसे हैं, इनका विजन कैसा है। दूसरा, पॉलिटिकल एम्बिशन क्या है, राजनीति के बारे में, जींद के लोगों के बारे में, इनके मुद्दों के बारे में क्या जानते हैं। और एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, जिसमें मैं इनके सामने कुछ राजनेताओं के नाम रखूंगा। इनके दिमाग में पहले से ही कुछ दिमाग में जो भी आता है उसको डायरेक्टली डिलीवर करेंगे और इनसे जानेंगे इनके बारे में। तो नमस्कार प्रदीप। नमस्कार भाई जी। तो सबसे पहले, आपकी पर्सनैलिटी एक साउथ के हीरो जैसी लगती है, मूछे वगैरह, और एक, किसी ने पहले भी कंप्लेंट किया ऐसा? देखिए, ये तो बाय बर्थ जैसा परमात्मा बना देता है, नैन नक्श सिस्टम सब उस परमात्मा की देन है। कुछ पिता पे, माँ पे, दादा पे फीचर्स आ जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट तो
चलो आपने दिया है, लेकिन मैं तो एक आम परिवार का और एक आम नौजवान हूँ, और आपके इस कॉम्प्लीमेंट्स के लिए खास तौर पर थैंक्स आपका। चलो कुछ पर्सनल बात कर लूँ आपसे? जी, जी, जी। सबसे पहले मुझे आपके बचपन के बारे में बताइए, बचपन कहाँ बीता? देखिए, मैं एक सिंपली अध्यापक परिवार, मेरे पिताजी जो है वो सिंपली एक टीचर थे, हुँ, हुँ। और मेरा जन्म पटियाला चौक सावित्री नगर पे जींद के अंदर हुआ। हुँ, हुँ। वैसे मेरी जो बैकग्राउंड है वो गाँव से है, मेरा इटल खुर्द गाँव है, जींद हल्के में, जींद जिले के अंदर पड़ता है। लास्ट गाँव है मिर्ज़पुर से पहला, हुँ, हुँ, वहाँ हुँ। से हिसार की सीमा स्टार्ट हो जाती है, जींद डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गाँव है इधर से। और मेरा पढ़ाई भी मेरी जींद में ही हुई, जींद में। एजुकेशन जो स्टार्टिंग इनिशियल जो एजुकेशन थी। स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो मेरी जींद में ही रही, और जींद में मैं गोपाल विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, हुँ, और मेरा जाट कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने पास आउट किया, बीए ग्रेजुएशन पास आउट किया। ये जो सफ़र है ये बिल्कुल एक आम परिवार का, क्योंकि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई दादा-परदादा, कोई मंत्री एमएलए नहीं था, कोई बड़ी एक ऐसा, मेरे ताऊजी आज़ाद हिंद फ़ौज के वो थे, सिपाही थे। हुँ, हुँ। उन्हें ज़रूर गाँव ने 3 बार सर्वसम्मति से जो है सरपंच बनाया था गाँव सरपंच का। रहे थे। इसके अलावा हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। परिवार में कौन-कौन है? परिवार में पिताजी और माँ जो है वो अभी पास ऑन हो गए, वो चले गए इस दुनिया से। हुँ, माताजी बड़ी अर्लीस्ट चली गई थी, उन्हें हेड इंजरी वो हो गई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था। ओके। और पिताजी अपनी एक अच्छी उम्र लेके गए हैं, 89 ईयर्स ओल्ड होकर के, सारी ज़िम्मेवारियाँ पूरी करके, और उनका बड़ा साधु जैसा जीवन था। आप जब इलाके में पता करेंगे तो उन्होंने एज़ ए टीचर जो है बहुत अच्छा काम किया। उसी के चलते मुझे उनका बहुत बड़ा माइलेज मिला। जैसे मैं बताऊँ तो पहले बीच में क्वेश्चन तो आपका और है, बट ये उनसे रिलेट करता है। हुँ, हुँ, रिलेट क्या करता है, वो मैक्सिमम जंक्शन स्कूल पे रहे हुँ। जींद के अंदर, तो उसके आस-पास का जो इलाका था हमारा, मेरा अपना गाँव भी था, ग्वांड भी थे, तो उसमें बड़ा उनका एक नाम था कि बहुत साधु जैसे व्यक्ति, और जिन्होंने सदैव शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया। लेकिन जो है, मैं आपको बताऊँ तो उसके माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा जब 2010 में पहला, तो उसका माइलेज मुझे बहुत बड़ा मिला। पिताजी के नाम का माइलेज बहुत बड़ा मिला, उस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन आपने पूछा कि घर में कौन-कौन है? बेटी है बड़ी मेरे पास, हुँ। हस्बैंड वाइफ, और बेटी बड़ी है और बेटा छोटा है। 4 लोग हैं अभी। 4 लोग हैं हम लोग। अच्छा, अब हायर एजुकेशन में क्या किया आपने? मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है, हुँ, हुँ। और अभी मैं स्कूल को रन कर रहा हूँ जींद में। अच्छा, आप कुछ पॉलिटिकल बात कर लेते हैं क्योंकि आप एक युवा राजनेता हैं। जी। सबसे पहले राजनीति में आने की सोची कैसे? क्योंकि देखिए एक सामान्य परिवार का आदमी, उनके परिवार के लोग ही कहते हैं, "भई ये तो गंदा सिस्टम है, राजनीति में क्यों जाना?" देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपका क्वेश्चन बहुत रिविलेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन राजनीति में फिर जो है ना चीज़ों को बदलते भी हैं। क्या हुँ, हुँ। कि अगर राजनीति गंदा प्लेटफ़ॉर्म है तो फिर इसको सही कौन करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द बेस्ट, हुँ, हुँ, जो भी बेस्ट है, हुँ, वो लोग राजनीति में आने चाहिए। अगर हम इसको डर्टी गेम सोचते रहेंगे तो हुँ, फिर इसमें कभी बदलाव की उम्मीद भी ना करें हम लोग। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं पहली बार 1993 में हुँ, जो है, मैं प्लस 1 2 क्लास जब मेरी जाट कॉलेज में थी, हुँ, तो जब चुनाव होते थे कॉलेज के, तो हुँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं चुनाव लड़ूँ। तो पहला चुनाव लड़ा मैंने, सीआर बोलते थे उसको, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसका चुनाव लड़ा था मैंने, हुँ, और वो मैं पहली बार ही चुनाव जीत गया था। अच्छा। तो उसके बाद का मैंने चुनाव लड़ना था, तो 95 में जब गवर्नमेंट बंसीलाल जी की आई तो चुनाव बंद कर दिए गए, फिर हुँ, हरियाणा में दोबारा चुनाव नहीं हुआ। तो बात रही कि राजनीति में कैसे आना हुआ, तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मेरे परिवार को देखता आया। चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा हुआ था हमारा क्षेत्र भी, और किसानी के लोग लगभग उनको ही अपना एक लीडर मानते थे, आम आदमी का लीडर मानते थे। हुँ, तो हमारे अंदर भी वही चीज़ें पैदा हो गई, हम लोग उसी से जुड़ गए, और उसी के साथ हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। 93 में जब चुनाव लड़ा, जब भी पार्टी के अंदर था, उसके बाद चुनाव नहीं लड़ पाया क्योंकि कॉलेज का चुनाव तो बंद हो गया। तो 2000 में जब सरकार थी तो मैं हल्का का प्रधान था, ब्लॉक प्रेज़िडेंट जिसको बोलते हैं। शहरी जींद और ग्रामीण जींद का ब्लॉक जो है उसका मुझे प्रेज़िडेंट बनाया हुआ था। लेकिन मैं उस वक़्त थोड़ा-सा कहूँगा कि शर्मीला था, या मुझे पता नहीं था काम कैसे होते हैं, या मैं झिझक बहुत थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं ऐसे घराने से नहीं आता जिसमें ऑलरेडी जन्मजात वो चीज़ें, कहते हैं ना, बाय गॉड गिफ्ट मिल गई, हुँ, हुँ, या हुँ। बाय फादर से वो चीज़ें अपने आप सिस्टम में आ गई। तो वो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सिखाने वाला कोई नहीं था, हाँ। ठोकर खा-खा के सीखना पड़ा। यस, यस, वी हैव नॉट अ गॉडफादर इन पॉलिटिक्स। हम लोगों ने
कोई गॉडफादर के आशीर्वाद से पॉलिटिक्स में नहीं हम लोग आ पाए। तो मैं आपकी बात को पूरा कर रहा हूँ कि 93 के बाद जब मैंने देखा अपने सिस्टम में, तो 2000 में मुझे एक अच्छी पोस्ट मिली, बट मैं कहने में भी परहेज नहीं रखता, वहां पर मुझे राजनीति का रूप दिखाई दिया कि सरकार में हम जैसे लोग जब काम के लिए अपील करने लगे, तो जो यहाँ बड़े नेता थे तो वो ऐसे रखते थे हमें, नेताओं से मिलने नहीं दिया जाता था, नेताओं के सामने बात नहीं रखने दी जाती थी। कोई ऐसी जरूरत की जो चीजें थी, जैसे मान लिया कोई हल्के की कोई बात है, कोई ग्रामीण अंचल की कोई बात है, शहरी की कोई बात है, तो उन चीजों को वो ये सोचते थे कि भाई इन लोगों को आगे नहीं आने देना। तो मैंने उस वक्त एक फैसला किया कि मैं राजनीति में हमारे जैसे लोगों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि पैतृक तो कुछ है नहीं यहाँ। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि यहाँ तो खासकर जींद में तो आपने देखा होगा ब्रिजमोहन सिंगला जी, फिर मांगेराम जी, फिर उनके बेटे, फिर वही मिड्डा साहब उनके बेटे, एक चलन आ रहा है। योग्यता के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति में गिफ्टेड सिस्टम चल रहा है आगे से आगे। तो मैंने एक महसूस की बात 2004 में, तो जब मैंने बहुत सारी चीजों को करना चाहा और मुझे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, तो मैंने राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स से मैंने किनारा कर लिया। 2003 से 4 से 5 से मैं राजनीति से क्विट कर गया। मेरा एक फैसला हुआ कि जब तक हम अपने आप को सक्षम नहीं बना लेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी दौड़ है, यहाँ पैसा भी चाहिए, यहाँ जो है ना साधन संसाधन भी चाहिए, तो उसमें मैं पिछड़ता था हमेशा। तो मैंने मेरा टोटली ध्यान मैंने अपना बिजनेस के ऊपर लगाया। लोगों के सुख दुख में, लोगों के कामों में तो मैं रहा, परंतु एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको पद कह सकते हो आप या और जिम्मेवारियां कह सकते हो, उससे मैंने निजात ले ली। पार्टी में इंडियन नेशनल लोकदल में रहा, मैंने निजात लेकर के अपने आप को पहले इस लायक बनाया कि मैं, देखिए सोशल एक्टिविटी भी ऐसे नहीं होती, कहते हैं ना भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। बिल्कुल। तो सोशल एक्टिविटी के लिए भी एक पर्याप्त मात्रा में आपको फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना पड़ता है। तो वो सब चीजें मेरे को खामी लगी थी, मैंने पहले अपने आप को सक्षम किया। फिर 2010 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, और वो चुनाव मैंने जनता के दम पर और अपने दम पे लड़ा, नेताओं के दम पे नहीं लड़ा। यानी कि आपने दूसरा लड़ा, कहा जाए यानी तो। दूसरा चुनाव, मेन दूसरा चुनाव क्या लड़ा, तो उस टाइम जिला परिषद एक अच्छा प्लेटफॉर्म था कि अपने आप को साबित करने के लिए या अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, राजनीति में अपनी हाजिरी दिखाने के लिए, तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म था वो। तो लकीली क्या हुआ कि उस टाइम लेडीज रिजर्व आ गया। लेडीज रिजर्व जब आया तो फिर मैंने मैडम को चुनाव लड़ाया, जबकि वो थोड़ा सा रिलेट नहीं करती, राजनीति में उनकी रुचि नहीं है, बट मदर थी नहीं उस टाइम, मदर एक्सपायर हो चुके थे, कोई दूसरा भाई या बहन उस वक्त चुनाव लड़ने के यहाँ से वो नहीं थे। तो मेरे को दिक्कत जो आई वो यही आई कि जो है, जैसे एक ही बात बताऊंगा कि गॉडफादर तो था नहीं, कोई बड़ा हाथ भी नहीं था, तो मेरे को यही दिक्कत आई कि मैं राजनीति में आगे कैसे बढ़ूं। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका ये आया 2010 में, मैंने चुनाव फाइट करने का फैसला किया। जब मैंने गांव को इकट्ठा किया, तो गांव ने मुझे कहा, क्योंकि 10 साल में वैसे ग्राउंड बना चुका था, वो चुनाव मेरे दिमाग में आ गया था, और 15 गांव हमारे जो उससे रिलेटेड थे, जो एक 15 गांव का एक पैच है पूरा, उससे जिला परिषद वार्ड नंबर 13 बनता था। तो मैंने वहां पहले ही अपनी 2000 में ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी। 2000 से 2010 तक मैंने पूरा बेस बना लिया था, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता था। और मैंने जब गांव के सामने प्रपोजल रखा, तो गांव ने मुझे कहा कि बेटा अपना तो गोत्र भी छोटा है और अपना तो गांव भी छोटा है, अपने यहाँ तो फला फला भी लड़े थे। मैंने कहा चाचे तब वो भाई भतीजों, सिर पे हाथ रखो 36 बिरादरी के लोगों, आप ये देखो कि आपके भाई बेटे ने कमाया क्या है। और उनका हौसला बढ़ा, गांव का हौसला बढ़ा, गांव ने मेरा को हौसला दिया कि भाई बेटा हम तेरे साथ हैं। तो 36 बिरादरी के लोग जब 15 गांव में निकले, तो वो बड़े हैप्पी हुए ये बात देख करके कि आपके बेटे का क्या सम्मान है, आपके गांव का क्या सम्मान है। तो हम चुनाव जीते। कांग्रेस की सरकार थी, मौजूदा सरकार कांग्रेस की थी, महिला जिला कांग्रेस की अध्यक्षा किरण सैनी जी चुनाव लड़ रहे थे। बहुत टफ चुनाव था मेरे लिए, एक आम व्यक्ति के लिए, जब सरकार का ताना बाना सिस्टम, सरकार का अमला जामा सब कुछ उनके साथ था। जिस भी आप जैसे नौजवान के वो मिलती थी, तो नौकरी का और चीजों का बहुत चीजें बोली जाती थी। तो मेरे को उनके सामने लड़ना उस वक्त बड़ा टिपिकल था, क्योंकि सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, बट लोगों से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, कहते हैं जनता जनार्दन से ऊपर कुछ नहीं है। तो मैंने चुनाव 1091 वोटों से जीता।
1000 टर्म में, यानी कि यस आज तक आपने डायरेक्टली 2 फाइट किए हैं, चाहे दो, अपनी छात्र राजनीति में हो दूसरी, दोनों आप जीते हैं। दोनों जीते हैं। और अब आप ट्राई कर रहे हैं यस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव यस असेंबली एमएलए यस के लिए। यस यस यस। तो अब 24 में आपकी पूरी तैयारी है? देखिए मैं तो जनता के बीच का जनता का आदमी हूँ। नेता तो मुझे आप डेफिनेशन या जो एक वर्ड बोल रहे हैं, चलो लोग कह ही देते हैं, सभी को नेता ही बोलते हैं जो भी राजनीति में एक्टिव होता है। मैं राजनीति में एक डिफरेंट सोच से आया हुआ हूँ। वैसे साधन संसाधन सब परमात्मा ने, माता रानी ने, परमपिता परमात्मा ने सब ठीक दे रखा है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी है। बेटी मेरी जुडिशरी की तैयारी कर रही है, उसने लॉ जिंदल यूनिवर्सिटी से किया है। बेटा मेरा भी बीए में है। एक चीज जो दिलो दिमाग में लोगों आपकी को उम्र होती है, कितनी है पहले ये मेरी बताइए? 46 उम्र है। मुझे नहीं पता था आपकी, आप 40 से तो नीचे ही लगते हैं। जनरली बटरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच में इस बात पे लगता है कि आप 40 से ऊपर के नहीं लगते हैं। पता क्या दिक्कत है, एक ना कहते हैं ना भाई फेक, मतलब ये भी कोई बनाया नहीं हुआ। मैंने कभी जिम नहीं किया, मैंने कभी योगा नहीं करने का मेरे को टाइम मिलता, मैं कभी घूमने घूमने का टाइम नहीं मिलता। ये भी एक फीचर्स हैं जो परमात्मा के दिए हुए हैं। थोड़ा सा हाँ ये है कि मेंटेन जरूर अब रखता आप हूँ। जींद विधानसभा से हैं, जी तो जींद के बारे में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि ये राजधानी है। जी नए लोग आते हैं, अपनी पार्टी, राजनीतिक राजधानी है, साधारण नहीं। जी यहाँ नई नई पार्टियां बनती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं। पहले आपने कुछ नेताओं का नाम लिया, उन्होंने तो पेरिस भी बना दिया था इस जगह जी को। जी बना दिया था। लेकिन बड़ा ही बदनसीब मानूंगा मैं इस हल्के को, क्योंकि मेरा जन्म यहाँ से हुआ है, मैंने इस शहर को देखा है। जी तो आपका इस शहर के लिए विजन क्या है? देखिए मैं सबसे पहले तो आपकी बात को पूरा करता हूँ। जींद को हम किस नजर से देखते हैं ये भी जनता को समझना पड़ेगा। 1966 का पहला जिला है। हम्म 7 जिले हरियाणा में बने, सबसे पहला जिला था ये। मध्य हरियाणा, हम्म जिसको कहते हैं ना पानी भी बढ़िया और बाणी भी बढ़िया। हम्म लेकिन हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि स्टेट बनने के बाद आज तक यहाँ से राजनीतिक रोटियां बड़ी बड़ी सेकी लोगों ने, लेकिन किसी ने भी इसकी वकालत नहीं करी। बड़े बड़े चेहरे बनाए, नेक्स्ट टू सीएम लोग रहे हमेशा। यू नो दैट कि चाहे वो मंगराम गुप्ता जी हैं, ब्रजमोहन सिंगला जी है, वीरेंद्र सिंह जी है, रणदीप जी हैं, ये जितने भी बड़े बड़े चेहरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े बड़े चेहरे बने। 3-4 एक बार तो मंत्री पद भी रहे थे लोगों में। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एक एक बार में 3-3 मंत्री होना और नेक्स्ट टू सीएम अच्छे मंत्रालय होना। बिल्कुल बिल्कुल। वित्त मंत्री भी रहे हमारे मंगराम गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह जी, बड़े बड़े चेहरे बने हैं। लेकिन आज इन गलियों में जाकर के देखोगे तो आपको दुर्भाग्य होगा कि मतलब आप सोचेंगे कि सेक्टर को इन्होंने ब्लॉक लगा के गांव बना दिया, टूटी सड़कें, गंदे पानी की गलियां जो भरी पड़ी हैं सीवरेज से। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा हूँ। मेरा जन्म पटियाला चौक पे शास्त्री नगर में हुआ। अभी ले चलते हैं कैमरा, अगर एक हल्की सी बारिश आ जाए तो इतना पानी चढ़ जाता था हमारे घरों में भी। ये तो मैंने वो जीवन खुद जिया है। आई नो दैट कि क्या हालत वहां पर होती है। आज इस सब के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? यही लोग हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि इन्होंने बपोती मान लिया इस जींद को। ये लोग, अभी मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, जिन नेताओं को आप बड़ी बड़ी वोट दे देते हैं, वो चुनने के बाद या बिना चुने हुए भी आपके बीच में रह सकते हैं। लेकिन लोगों को 46 हजार पर्ची, 45 हजार पर्चियां दे दी, 46 दिन भी वो लोगों के बीच में नहीं आए। मौके का मौजूदा विधायक कहता है कि मेरी चलती के लड़के की बात कर रहे हैं, सबकी कर रहा हूं मैं, जिसने भी चुनाव लड़ा उसके बाद वो कहां चले गए। हमारी अगर बात करोगे आप तो सीधे तौर पर 13 साल में देख लो, कभी मैं अपने घर नहीं बैठा। मैं 13 साल में थोड़ा या ज्यादा, जबकि मेरे पास कोई पद या कोई जिम्मेवारी नहीं थी, जो मैं अपने आप से कमिटेड हूं कि इस दरवाजे से कोई भी व्यक्ति आया और किसी भी तरह का काम हुआ, मुझे ना उसकी जाति से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना झंडे से मतलब, ना पार्टी से मतलब, मुझे मतलब है कि वो उम्मीद लेके मेरे पास आया। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं उसके लिए ट्राई करता हूं। या मैं सामाजिक, जब लोग मुझे याद करते हैं, सामाजिक कोई भी काम करते हैं, तो उसमें भी मेरा कमिटमेंट गलत नहीं होता। जो मैं कमिटमेंट करता हूं वो आज तक मैंने पूरा किया। 3 चीजें हैं आज मेरे पास, तन मन और जेब का सामर्थ्य। इनके लिए मैंने जो कमिटमेंट किया उसमें मैं कभी फेक नहीं रहा। ये जिंदगी जनता जानती है। दूसरी बात आती है, आपने कहा कि आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं।
सेंटर है हरियाणा का सर। हम्म, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों को वकालत करनी या तो आती नहीं है हम्म, या जेब भरने से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। इन दोनों में दोनों ही बात हो सकती है। अब क्या है कि मेरे पास जो रोड मैप है, मैं कहता हूं काम ही कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो हो क्या नहीं सकता। नियत की क्या नुमाइंदे से बड़ी सरकार है? अगर मैं कहूं एसपी या डीसी हम्म, या बड़ा जो है ना प्रशासनिक अधिकारी सही काम किसी वार्ड का, गली का, मोहल्ले का या गांव का ना माने और मैं विधायक हूं, अगर मैं पलाथी मार के वहां बैठ गया डीसी कार्यालय में, हिम्मत है कोई काम ना करे? काम ना करे? ऐसा बिल्कुल बात पॉसिबल है? बात तो सही है आपकी। क्योंकि इस जनता की आवाज में सबसे बड़ी आवाज ये है कि आप लोकतंत्र को जाने, अपनी पावर को पहचाने। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का अपमान करें, आप किसी से बदतमीजी करें, किसी अफसर को आप प्रेशर में लाके काम करें। लीगल काम आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो आप जनता को समझाएंगे, हो सकता है तो आप अफसर को समझाएंगे। बिल्कुल। इनको नॉलेज ही नहीं है, डेवलपमेंट का डी नहीं पता, आप डिबेट करा लीजिए। हाँ, एक और बात मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे नेताओं के ऊपर, हमारे हरियाणा के खासकर जो मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके ऊपर कई बड़े बड़े नेता डायरेक्टली कहते हैं कि ये तो अनपढ़ों की भीड़ है भाई, अनपढ़ भर रखे हैं। तो एजुकेशन की पॉलिटिक्स में क्या जगह मानते हैं आप? सर मैं ये मानता हूं इतनी बड़ी जगह है, होनी चाहिए भाई। अगर आपने किसी को पंचायती राज दे दिया हम्म, और वो पंचायती राज के बारे में नहीं जानता, हम्म, क्या चलाएगा पंचायती राज में? उनका तो क्या नहीं बनता कुछ। आपने एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, हाँ, वो शिक्षा का जो है ना ढांचा ही नहीं समझता, जानता ही नहीं है, उसको क्या तुम शिक्षा मंत्री बना रहे हो? किसी को आप हेल्थ मिनिस्टर बना रहे हो, वो जानता ही नहीं कुछ हेल्थ के बारे में, डिपार्टमेंट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में, कैसे इंप्रूव किया जाए। ना ये लोग बाहर जाके सीखते हैं, दूसरे जगह जा जा करके भी इनको देखना चाहिए भाई किस गवर्नमेंट ने कौन सा काम बढ़िया किया है, वहां से कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। सीख के कोई पैदा नहीं हुआ, धरातल पे एक्सपीरियंस सिखाता है। तो मैं ये मानता हूं आपकी बात को कि या तो इन लोगों, देखो दो चीजें हैं, या तो ये लोग करना नहीं चाहते, हमें ऐसे ही रखना चाहते हैं, या ये लोग करना चाहते हैं, इन्हें नॉलेज नहीं है। दो ही काम है। अब कांग्रेस ही क्यों? आप कांग्रेस में हैं? सर कांग्रेस ही क्यों? मैं लोकदल पार्टी में था, हम्म, मुझे मौका मिला। मैं जब 2010 में चुनाव लड़ा, मैडम को जिला परिषद की मेंबर बनी, मैं लोकदल में ही रहा। उस वक्त मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, युवा प्रदेश अध्यक्ष। मैं एक नहीं दो नहीं, कम से कम 6 से 7 साल प्रदेश का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का प्रभारी रहा। उसी वक्त में जब ये जेजेपी और लोकदल का आपसी तनाव हुआ, तो गलतियां तो इंसान से होती है, हमसे भी हो जाती है, हम कोई भगवान थोड़ी है। बिल्कुल। फैसला एक छोटा सा कैसा भी कर लो, उस टाइम हम जैसे लोगों को आंखों पे पट्टियां बांधी गई, नहीं, वो तो बहुत सारे वोटर, सिस्टम बहुत किया सारे गया वो जानते हैं किसके साथ क्या हुआ है, किसके साथ क्या गाने हुआ। बजते थे लोगों की गाड़ियों में। हाँ, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो नो दैट। वहां पर भी मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, जेजेपी में भी। जब सिस्टम देखा कि हम लोग उन्हें चौधरी देवीलाल की प्रतिमूर्ति मान करके इन लोगों का साथ तो दे दिया, लेकिन ये उनके जो बनाए हुए विचार हैं, विचारधारा है, उससे कितना रिलेट करते हैं या उनके -1% भी नहीं है, तो मैंने क्विट करने का फैसला किया 2019 के लोकसभा चुनाव। अच्छा, आप 2019 के लोकसभा से पहले ही कर दिया था आपने? 2019 का जब लोकसभा आया तो उस टाइम मैंने क्विट किया जेजेपी को और मैं कांग्रेस में चला गया, क्योंकि हर आदमी की ना एक विचारधारा होती है। बिल्कुल। तो मेरी बीजेपी से विचारधारा मैच नहीं कर रही थी, तो मैं उस वक्त के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उस वक्त के एमपी के कैंडिडेट थे सोनीपत सोनीपत से, से। तो मेरे पास जो है वहां से भी मैसेज था। तो मैंने अपने वर्कर साथियों से बात की कि भाई क्या फैसला किया जाए, बीजेपी में तो मैं जाना नहीं चाहता, इसके अलावा आप लोग बताएं, मुझे राय दें। तो हमारा फैसला हुआ कि हम भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस को यहाँ से समर्थन दें, और उस वक्त हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी को बाई इलेक्शन में 20,000 वोट आई थी, 23,000 वोट आए थे। 23,000 वोट आई थी, और उसी कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 34,126 वोट मिले। चलिए, अब एक रैपिड फायर राउंड, जैसे मैंने पहले बताया, वो कर जी जी लेते हैं, जी ज्यादा लंबा जी इंटरव्यू हो जाएगा। जी तो मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा,
सबसे पहले उनके बारे में आपके मन में क्या विचार आते हैं, देखिए, आप वो बताएं। बोलिए। नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं खुले शब्दों में कहने वाला व्यक्ति हूँ। कभी हम लोग उसे, अपने प्रधानमंत्री को, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब देश में उनका एक ओरा बन रहा था और मैं लोकदल पार्टी में था, तो हम ये मानते थे कि ये एक आम व्यक्ति हो सकता है इस दुनिया में इंडिया को उस पायदान पे ले जाए जिसकी वो हकदार है। गरीब के लिए काम होगा, क्योंकि जब आदमी ये देखता है ना, आज प्रदीप के साथ लोग जुड़ते हैं तो इसलिए जुड़ते हैं कि ये आम परिवार का बेटा है, इसको टीस पता है, रिलेट करते हैं। रिलेट करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही रिलेट मैं करता था। लोकदल में हम थे, हमें ये पता था कि हमारी सरकार तो ऊपर बढ़ नहीं सकती, तो हम मोदी को ये देखते थे, हो सकता है ये इस देश में कुछ डिफरेंट काम कर दे। आज मैं उसके विपरीत हूं। क्यों? ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं लॉजिकली डिस्कशन कर सकता हूं जो करना चाहिए। इस देश में करोड़ों रोजगार की बात हुई, आज छोड़ो रोजगार की बात, तो आप जाकर के देखिए मेट्रो सिटीज में भी, यहाँ तो हालात उससे भी बदतर है। मेट्रो सिटीज में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो चली गई, पलायन कर गई, या उन्होंने कोविड में लोगों को घर बिठा दिया। 18-18 साल के नौजवान जो 18-18 साल से जो होंडा जैसी कंपनियों में जॉब कर रहे थे, मेरे स्टूडेंट रहे हैं, उनको ऐसे निकाल दिया गया जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी। लाखों नौजवानों को या तो कोविड की भेंट चढ़ गए, या फिर वो जो है इनकी पॉलिसीज की वजह से जो है आज बेरोजगार रह गए, या फिर आज पॉलिसी किस प्रकार की, परमानेंट जॉब नहीं देना चाहती बिल्कुल भी सरकार। क्या करो, कौशल रोजगार में लगा दो, टेम्परेरी लगा दो, ठेकेदारी पर था। यार मैं पढ़ा लिखा साथी हूँ, मान लिया मैं एमए हूँ और ठेकेदार कोई 10वीं पास ने ले लिया ठेका, वो मुझे अपॉइंट कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का होगा क्या? हम तो टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं मोदी जी का व्यक्तिगत तौर पे वो नहीं हूं, लेकिन मैं एक यूथ होने के नाते मेरा राइट बनता है ये पूछना, रोजगार कहाँ गया? जो आपने कहा था कि हम लोग हर रात को काम देंगे छोटे छोटे लघु उद्योगों के लिए। आज भाई साहब चक्कर काट काट के मर जाते हैं। कोई कहने को तो पॉलिसियां बहुत हैं, लेकिन एक पॉलिसी का भी फायदा नहीं मिलता। सारा पोर्टल इनका फेल है। किसान की ऐसी बुरी दुर्दशा कि इन लोगों ने 2 साल तक वहां किसान मरता रहा। मोदी जी आते रहे, उस पे क्या नाम है अपने ये जो मन की बात कहने, अरे मन की बात किसी की सुन भी तो लो, एक दिन भी एक लफ्ज बोला हो तो बता दो। कभी डेलीगेट बुलाया हो खुद के पास कि भाई आ जाओ मुझसे बात करो डायरेक्ट, मैं तुम्हारे जैसा हूं। हरियाणा में आए तो बोले मैं हरियाणा से मेरा रिश्ता है, पंजाब में गए तो पंजाब से मेरा रिश्ता है, भाई यूपी में गए तो यूपी से मेरा रिश्ता है, किसानों में गए तो किसान बनना चाहता हूं, और जवान में गए तो जवान बनना चाहता था। इस देश ने ये रूप देखा है, लेकिन लिटरली बता रहा हूं कि उस वक्त हम ये सोचते थे कि शायद एक तकलीफ से पैदा हुआ इंसान तकलीफ समझेगा और अब इस देश के हालात बदलेंगे, लेकिन हो नहीं पाया। मैं कहता हूँ लेस मात्र भी नहीं। चलिए दूसरा नाम 15 लाख का जुमला तो आपको पता ही है। हाँ, वो लोग बह गए भाई। बहुत सारी बातें हैं हरियाणा की, बहुत सारी बात, बेरोजगारी की बहुत लंबा चल जाएगा। 35% युवा ऐसे हैं जो हरियाणा में बेरोजगार हैं। सर ऐसी हालात है, मेरे पास कई नौजवान आते हैं 5,000 की नौकरी में, बताइए, आंखें नम हो जाती हैं, कर नहीं पाता कुछ उनके लिए, लेकिन मतलब दर्द होता है। रमेश कौशिक हमारे एमपी हैं, सम्मानित कर देना चाहिए। अच्छा, किस बात के लिए ये भी पूछ लो। बताइए। 2 बार यहाँ से लगातार एमपी हैं, मैंने तो कभी उनको देखा नहीं। हालांकि देखा तो मैंने भी नहीं, सूक्ष्मदर्शी से देख लो तो कहीं मिल जाए तो मिल जाए। मैं तो कहता हूँ भाई दुर्भाग्य इस देश का, क्योंकि इस देश ने मोदी जी को वोट दे दिया और ऐसे ऐसे चेहरे चुने गए जो मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब वो कहीं डिजर्व ही नहीं थी। दुष्यंत चौटाला जी हमारे डिप्टी सीएम, इनसे भी बात करूं, मैंने और इन्होंने एक साथ काम किया है। चलो वो तो एक राजनीति में रहा ही है, बड़े घर के बड़े खानदान के पैदा हुए बेटे, चौधरी देवीलाल के पोते, उनको चीजें गिफ्टेड मिल गई। बट मैं इनसे पहले राजनीति में था। मैंने दरियां भी बिछाई, पोस्टर्स भी लगाए, रातों को पार्टी के लिए काम भी किया, रैलियां जलसे जुलूस भी किए। हमारे जैसे लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वी हैव नॉट ए गॉडफादर इन पॉलिटिक्स। दुष्यंत के साथ मैंने काम किया, हम दोनों ने साथ काम किया, यूथ में काम किया। यूथ में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो
अजय सिंह जी की जगह इनको अपॉइंट किया गया था यूथ को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको कमांड देने के लिए। तो मुझे वो समय याद है। मैं प्रेज करता हूँ तो खुल के करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम लोगों ने इनको लोकसभा में जब देखा था तो हमें लगता था, जब ये बोलते थे, इनके माइंड्स को देखता था मैं, ये अपनी तैयारी करके जाते थे, होमवर्क करके जाते थे, तो हम ये मानते थे कि हो सकता है ये नौजवान भी हरियाणा में कुछ चेंज करेगा। मैं कह रहा हूँ दिल से, यानी कि देवीलाल का प्रतिबिंब दिखता था। एक्चुअल था। हमें लगता था ठीक कि है। आम आदमी की कहीं न कहीं लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने भी राजनीति में जब एक अच्छा मुकाम हासिल किया, हमारी बेस्ट विशेस थी, हम भले उनके साथ नहीं थे, फिर एक बात जरूर थी, चलो इन्हें जनता ने चुन दिया, मैंडेट को स्वीकार किया हम लोगों ने और मैंडेट का सम्मान किया। और हमने कहा भी, मेरा पुराना एक इंटरव्यू मिल जाएगा आपको, कि 2 साल सरकार अपना काम दिखाए, हम इनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन 75% का जूठा लॉलीपॉप, 6,000 पेंशन, मतलब भाई साहब ऐसी तो बातें आप करो जो आप पूरी कर सको। जींद को राजधानी बना देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बातें खोखली होके। मैं नहीं कह रहा, अब तो बीजेपी रुक के मार रही है, बीजेपी के वर्कर रुक के मार रहे हैं कि इन्होंने हमारी छवि खराब कर दी है, फलाना कर दिया है, घोटाले हो गए, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, ये सारे जो है ना महकमे दुष्यंत जी के पास है। वो एक चमकता चेहरा थे हरियाणा प्रदेश का, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। या तो इस तो कुर्सी, आप वो बात तो नहीं बोल रहे जो या तो कुर्सी के अंदर ऐसी दिक्कत है कि कुर्सी के ऊपर बैठते ही आदमी अपनी जनता, अपने लोग, अपनी वो दादियां चाचियां जिनके पास आप बैठ के चूल्हे पर रोटी खा के न्यू क्या करते कि मैं देवीलाल का प्रति रूप हूं, मैं किसान की पीड़ा समझता हूं, मजदूर की पीड़ा समझता हूं। मतलब आज वो इंसान टोटली चेंज है और जनता उसे नकार चुकी। मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे विधायक जी हैं नारनौंद के, हाँ सो कॉल्ड उनके दादाजी, तो उन्होंने तो कहा था कि सौदा है कुछ नहीं, तो ठीक बात है यार, कुछ सर क्योंकि मैं साथ नहीं, काम किया। देखो मैं तो इतना जानता सर नहीं। मैं तो बोलूंगा तो कांग्रेस ही बोल रहा है। हाँ। लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने, देखो दादा गौतम गलत नहीं कह रहा। वो जब हमने ये पार्टी बनाई, जेजेपी पार्टी बनी, उसका हिस्सा मैं भी था। उस वक्त दादा गौतम को ये दादा का की उपाधि देते थे और एक ब्राह्मण समाज का एक अच्छा कद्दावर नेता है, बड़े नेता। उन्होंने इनको 10 सीटें दिलवाने में भी एक अहम रोल अदा किया है। आज मान लिया मैं किसी के लिए कुछ कर दूं और कल को वो ना माने, थैंकलेस हो सकता है। ये हो गए लोग थैंकलेस। लोगों ने इनको मैंडेट दिया, किसके खिलाफ दिया? बीजेपी के खिलाफ, लेकिन थैंकलेस हो गए, बीजेपी के साथ मिल गए। ऐसे ही दादा गौतम के साथ इन्होंने क्या किया, बीजेपी के अगेंस्ट वो पूरे हरियाणा में उनसे कैंपेनिंग भी कराई गई, जा करके दूसरे हलकों में भी उन्होंने काम किया, बिल्कुल किया। अपनी सीट भी निकाली और वो सीटें भी निकलवाई। ब्राह्मण वोटों पे उनका बड़ा आज भी प्रभाव है, एक अच्छे कदावर नेता है उस समाज के। तो उन लोगों ने जो, देखो क्या होता है, मान लिया आज मेरे साथ जो टीम काम कर रही है और जो टीम काम कर रही है, मैं एक बड़े पायदान पे चला गया और एक आदमी हल्का प्रधान बनने का हकदारी है तो मुझे उसकी वकालत करनी चाहिए ना। एक आदमी मंत्री बनने का हकदारी है तो मुझे उसकी वकालत करनी चाहिए, यानी उनकी वकालत उनको करनी चाहिए। तेरे वकालत क्या करनी थी, वो तो उनके हिस्से में आई हुई थी। बिल्कुल 13 पोस्ट, 12-13 पोस्ट जो हैं उनमें से एक दे देते उनको, क्या सबसे बड़े नेता है हालांकि वो, काम कर लेते वो अपने इलाके में, और अनुभव भी बहुत है उनको। सर मैं एक बात पूछता हूँ, मंत्री बनने के लिए कोई और लालसा नहीं होती। आदमी सोचता है मैं अपने हल्के में अगले 10 साल की राजनीति को पक्का कर लूं, काम कर सकता है आदमी, अपने लोगों के लिए काम लोगों करना के लिए चाहता है। काम। बिल्कुल। मनोहर लाल खट्टर, थोड़ा संक्षेप में। मोहनलाल ये तो आपको अब वैसे ही दिख रहा है, जनता के नेता नहीं है, ठीक है, पैरासूट से आगे बढ़िया बन गए, मुख्यमंत्री का आनंद ले रहे हैं, 10वां साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं आज उनके साथ हूं इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। आप किसान से जाके पूछोगे तो किसान संतुष्ट था उनके राज में। मैंने फैसला भी तभी लिया था। मैंने जब फैसला लिया तो मैंने कुछ चीजें देखी थी, किसान को अच्छी फसल का मूल्य मिला था, किसान की सड़कों पर पिटाई नहीं होती थी, किसान की एक एक दाना खरीदा जाता था। हरियाणा प्रदेश किसानी का प्रदेश है, कर्मचारी दूसरी उसकी रीढ़ की हड्डी है। कर्मचारी भी कभी सड़कों पर नहीं देखा हम लोगों ने, उनको कोई छोटा मोटा कोई आंदोलन हुआ होगा तो तुरंत प्रभाव से उसको वो चीजें दे करके उनको खत्म करवा दिया होगा। यानी किसान कर्मचारी,
छोटा व्यापारी की बात करूं तो उस टाइम ये जीएसटी जैसे भार नहीं थे और चीजें टैक्स नहीं थे ज्यादा, तो आराम से बढ़िया व्यापार था उस टाइम। आप जीडीपी और सिस्टम देखोगे तो मजा आया लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मजा क्या आया, हरियाणा प्रदेश में बदमाशों का बड़ा बोलबाला था और व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी, उन्हें मार दिया जाता था। कितने इनकाउंटर करे उस टाइम की, उसने क्या नाम पुलिस ने, उन्हें कह दिया गया कि या तो हरियाणा छोड़ दो और या बदमाशी छोड़ दो। तो बहुत बड़ी शांति रही थी उस वक्त। युवाओं की रोजगार की बात करूं तो देखो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम में सारे ही हरियाणा में रोजगार चले जाएंगे। सरकारें पॉलिसीज बनाती हैं, धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार की जो चौमुखी चीजें देखते हैं हम लोग, तो उनको एक अच्छा नेता माना जाता है कि जिसको, जैसे गुलाबी पीले कार्ड कट गए, गरीबों को प्लाट दिए उस टाइम में, इन्होंने नहीं दिए। उनकी पॉलिसीज को जब आप सर्च करोगे तो मनोहर लाल खट्टर तो वहां उनके आगे स्टैंड ही नहीं करते। एक अच्छा व्यक्ति तब वो हैं जो गरीब और किसान, मजदूर और कमेरे, कर्मचारी और नौजवान के लिए एक अच्छा मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि अभी रिसेंटली बाहर आए हैं। देखिए काफी अच्छे नेता हैं और मैंने उनकी उंगली पकड़ करके मैंने राजनीति को किया है। बुजुर्ग नेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री हैं। कई बार उन्होंने जब बार वो मुख्यमंत्री बने और 2000 की सरकार तो उन्होंने अच्छे लेवल पे चलाई, खुले दरबार लगाए। कृष्ण लाल मीणा जी आपके कंपटीशन? अब क्या कहूं, कंपटीशन कहोगे तो फिर वही बातें हैं कि यूं लगेगा प्रदीप जान के कह रहा है। इस जींद में लगातार कई महीने, कई साल से एक ही चीज नजर आ रही है। जो नगर पालिका होती थी परिषद बन गई, परिषद और मिड्डा दोनों की यूं चल रही है। किस पे चल रही है? इस पे चल रही है। खुले तौर पर लोगों ने आवाजें लगाई, चीखे, एक दो ऑडियो भी आई, वे कैसे मतलब जो है ना प्रधान मांग रहा है कमीशन, उधर वो खिंचाई कर रहे हैं, उधर अभी भी चल रही है वो। बिल्कुल। अभी भी आपने देखा रिसेंट में कितना बड़ा बवाल हुआ। मुख्यमंत्री को कुछ पार्षदों ने भेजा, बैक में वो कहते हैं कि विधायक है फलाना, खुद ही लोग ये किलकियां मार रहे हैं। इस 10 साल के अरसे में 10 साल पूरे हो ही जाएंगे उनको, और उससे पहले भी ये रहे। जींद के अंदर, जींद की धरती इतनी बार जिसको विधायक बनाए, आज जींद में वो कोई एक काम ऐसा गिना दे मुझे कि जिसके लिए वो अपना क्रेडिट ले सके। आज जितने भी चाहे वो वीटा प्लांट है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मेडिकल का है, इन सब में मैं ये कहता हूँ आप आरटीआई लगा के देख लो, नहीं तो मैं जल्द ही मैं लगा के दे दूंगा आपको। आप ये देखेंगे कि वो लोग सारे के सारे अपने चहेते वहां उन्होंने घुसा दिए। और तेरे और मेरे जैसा कोई जाता है ना नौजवान रोजगार के लिए, तो कहते हैं मेरी चलती नहीं। ये बात तो बड़ी खास होनी। रियल में अगर चलती नहीं तो फिर छोड़ दो ना, बैठ जाओ पलाथी मार के। जिसकी चलती है उसको बना लेंगे, उसको बना लेंगे। लेना भी है, छोड़ना भी नहीं है, और चलती भी नहीं है। विज साहब और मुख्यमंत्री साहब दोनों बहुत बड़ा मान सम्मान करते हैं विधायक जी का, लेकिन ये बहाने हैं। दोनों हाथों से लूट मचा रखी है जींद को लूटने के लिए, और प्रमाण भी आपके सामने कई बार आ चुके हैं। अभी विज साहब का जिक्र किया, अनिल विज के बारे में क्या बताएं? देखिए मैं एज ए मंत्री उनको अच्छा मानता हूँ, ठीक है, अपनी डिपार्टमेंट गब्बर के नाम से फेमस है वो। मैं ये तो मानता हूँ कि एक नेता ऐसा तो होना ही चाहिए कि अगर बाय द वे किसी गरीब के साथ, किसान के साथ, कमेरे के साथ, कर्मचारी के साथ अगर कोई गलत काम होता है तो उसकी आवाज मंत्री को उठाना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बताइए। जनता का नेता है और जनता के बीच में रहने वाला होता है, जनता के बीच में रहने वाला है, जनता का बेटा है। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि एक हम लोगों ने मुख्यमंत्रियों के पुत्रों को ऐसे देखा है कि जिनके आप उंगली भी नहीं लगा सकते, उनके आसपास कमांडोज और सिस्टम और अमला। मैंने ये बात मैं देखिए आपको रोक के करना चाहूंगा। बड़ौदा इलेक्शन हो रहा था, तो मैं उनका इंटरव्यू बाइट ले रहा था, बाइट देते कोई बोला, मैंने हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया। तो मैंने हालांकि वो नोटिस नहीं किया कि मुझसे ऐसा हुआ है। किसी ने मेरी वीडियो देखी और बोले कि वाह भाई तुम तो, मैंने क्या कमाल कर दिया भाई, इतना तो अधिकार होना चाहिए आम आदमी का। सर हमें बनाने वाला कौन है? बिल्कुल, दीपेंद्र जी को दीपेंद्र जी बनाने वाला कौन है? जनता ने बनाया। हुड्डा साहब को हुड्डा साहब बनाने वाला कौन है? ये खामखा का हमारे अंदर वहम पैदा हो जाए कि हम जनता से ऊपर हैं, तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। दीपेंद्र जी एक साफ छवि, बेदाग छवि, पोलाइट, एजुकेटेड और
एक समझदार अपने नेता की भूमिका अदा कर रहे हैं और लगातार वो इसीलिए एक अच्छे मार्जिन से जीतते रहे हैं। पिछली बार जो रहा, यू नो दैट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से धक्काशाही कर करके जो है मैं तो कह रहा हूँ खुले शब्दों में कि हराया गया, अदरवाइज जनता ने वहां से उन्हें जिताया था। केजरीवाल साहब, अरविंद केजरीवाल। ये कह सकता हूँ हमारे हरियाणा में तो कोई आउटपुट उनकी हमने अभी देखी नहीं है, यहाँ क्या बोलूं। क्या पंजाब का कुछ असर पड़ेगा? सर मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर राजनीतिक दल या हर राजनीतिक दल नहीं, हर क्षेत्र की एक अपनी एक विचारधारा होती है, अपने एक समीकरण होते हैं, अपनी एक जो उसकी जरूरत होती है, उस पर राजनीति जो है लोग मैंडेट देते हैं। यहाँ मुझे कोई प्रभाव उनका लगता नहीं। अभय सिंह चौटाला बोलने के लिए बड़े फेमस है, वो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, विधानसभा में कुछ बोल सकते हैं। वो मेरे नेता रहे हैं और मैं सम्मान आज भी करता हूँ। लोगों ने मेरे से कई बार सवाल भी पूछे, मैंने उनका जो एक्चुअल जवाब है वो जवाब भी दिया। देखिए, साफ छवि बेदाग छवि के नेता हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात है उनके ऊपर, लेकिन प्रचार किसी तरह का भी कर दिया जाता है। लेकिन राजनीति क्या है? राजनीति पोलाइटनेस की है। लोग आपसे, अभी मैंने जब मैं दीपेंद्र जी के बारे में बोल रहा हूँ, आपने खुद बोला कि ऐसे हाथ पकड़ लिया, फलां कर लिया। हमें हम बनाने वाला है कौन? जनता ही है। और अगर ऐसा हुआ है, एक बहुत बड़ी पार्टी आज हाशिए पे आके खड़ी हो गई है, कुछ तो कारण है। और देखिए इधर देखिए, इसका आपके व्यापार में भी, आपकी राजनीति में भी, आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। कोई माने ना माने, वो चला गया समय जो राजाओं के राज होते थे और जो एक आदमी फैसले कर दिया करता था, लोग चुपचाप बैठे रहा करते। पुलिस वाला अगर गांव में आ जाता था तो लोग घरों में घुस जाया करते थे, अपराध किया हो ना किया हो, वो समय चला गया। राइट्स पता हो गए लोगों को, होना भी चाहिए। तो उस पे राजनीति आ गई कि अब लोग उन्हें चुनेंगे जो नेता ना हो करके आपका वकील बन करके आपकी वकालत करे। और मेरी प्राथमिकता राजनीति में यही है कि प्रदीप गिल कभी भी किसी पायदान पे हुआ तो आपका चैनल दोनों देखेंगे कि नेता नहीं, भाई और बेटा बन करके अगर काम करता नजर आऊं तो आप ये कह देना कि आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, 100 नंबर मिल रहे हैं। अदरवाइज फिर मैं भी इन्हीं की कैटेगरी में हूंगा जो आज ये लोग हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, जींद को जो ठगने का काम कर रहे हैं। जींद को सदैव एक बात से ठग लिया कि मैं उसका बेटा, मैं फलाना, मैं दगड़ा। काम किया नहीं। मेरे साथ खुले मंच पे चर्चा कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आखिरी नाम राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को वैसे तो हमारे दिमागों में भी पहले तो छवि गलत ही बना दी थी उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज कांग्रेस में हूं। मैं जब मोदी जी को हम लोग देख रहे थे तो उस टाइम सोशल मीडिया में इतना बड़ा प्रचार इनका निगलेक्ट कर दिया जाता था, इतना नेगेटिव प्रचार कर दिया जाता था। उन्हीं वीडियो को जब हम लोगों ने पूरा देखा तो इस बंदे का दिमाग को अगर लोगों ने पकड़ लिया जिस दिन, सबसे बढ़िया नेता अगर कोई साबित होगा तो वो ये होगा। रीजन बताता हूँ इसके पीछे, बताइए। ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी भाषण दे दिया, बात कह दी और नक्की हो गया। नो, आपको पूछना चाहिए। सर, कोविड आया ना तो इन्होंने कोविड में पहले ही बोल दिया था, पहले इन्होंने बोल दिया था कि कोविड आ रहा है। उस टाइम नमस्ते ट्रंप कर रहे थे हम लोग, हाउडी ट्रंप। हाँ, तो नमस्ते ट्रंप जब था ना तो उस वक्त लाखों लोग इंडिया में आए। इन्होंने पहले बोल दिया था हमारे यहाँ एक भी केस नहीं है, बंद कर दो। बहुत बड़ी महामारी ने वर्ल्ड में पैर फंसा रहे शुरू कर दिए हैं। उस वक्त इतना कैरी होकर के आया कोरोना, और तबाही फिर हम लोगों ने कितनी, सबसे बड़ी तबाही तो हमारे लोगों ने जान गंवाई। और उससे भी बड़ी तबाही जो इकोनॉमिकली आज तक भी हम उभर नहीं पा रहे हैं, वो कभी भी मतलब जो है ना बहुत लंबे समय में हम लोग रिकवर कर पाएंगे। व्यापार जीरो हो गया, लोग मर गए, सुसाइड कर गए, लोगों पे किस्तें नहीं भरने की, बैंकों की, व्यापार बंद हो गया। इस व्यक्ति को अगर मैंने नजदीक से देखा है तो जब ये भारत यात्रा करने आए तो इनके मैंने छोटे छोटे वीडियो सुने, इनके विचार सुने। मैं उससे पहले भी कोई ज्यादा नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा प्रभावित हो चुका था कांग्रेस में आने के बाद भी, बट मैं ये था कि नजदीक से इनको सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि हम लोग यूथ हैं यार, हमें कोई बहकाए ना।
हम भीड़ नहीं बनना चाहते किसी की, ना मैं भीड़ बनाता किसी को। मेरे यहाँ आने वाले साथियों को मैं ये कहता हूँ, मुझे काम बताओ, बात खत्म। भीड़ बनने की जरूरत नहीं है। जब आप कभी ऐसी ताकत का समय आता है कि भाई कहीं रैली जलसा जुलूस हो, उसमें आओ, 100 बार आओ। अदरवाइज तो हम भीड़ बनने के लिए पैदा नहीं हो रखे। बिल्कुल। डिजर्विंग हो आप कामयाब हो, कामयाब बनाने में मेरी जो हेल्प चाहिए। मैं इसके अलावा भी बात बताता हूँ। मैं अभी गांव दर गांव के दौरे कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी की बात पे आऊंगा मैं दोबारा भी। मैं गांव दर गांव के दौरे कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा कि लोग ना नेताओं के आगे ऐसे करते रहते हैं बेचारे, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है। तुम काबिल बनो, मोहताज मत बनो। काबिल बनाने के लिए तुम्हारे को नेता कोई नहीं चाहता कि तुम पढ़ो लिखो। मैंने पहली लाइब्रेरी बना दी है बरसोड़ा गांव में। बरसोड़ा गांव में मैं पहली बार वाल्मीकि चौपाल में गया, तो चलो हम सभी जगह चंदा देते हैं, कहीं जो हमारा सामर्थ्य होता है, दान दक्षिणा जो भी देना होता है देते हैं। मैंने एक निचोड़ निकाला, कब कह रहा है भगवान कि मुझे संगमरमर की मूर्ति में बना के बिठा दे, कब कह रहा है कि शिवालय बना दे, तब मैं तेरे को अच्छा भगत मानूंगा। हम करोड़ों रुपए मंदिरों पर लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए हम जो है ना और चीजों पे लगा रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे, अब चलो आप मेरे पास गांव दर गांव का दौरा करते हैं हम लोग, आपको खतियों पे, रोडों पे, तालाब के किनारे, सिस्टम धूल मिट्टी में घूमते मिलेंगे गरीब किसान मजदूर के बेटे। उनको ना कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला, ना बिठाने वाला है। हमारे पास वो 6 घंटे पढ़ते हैं स्कूल में, 18 घंटे बच्चा घर पे होता है। सर नेता नहीं, विचारधारा चाहिए आज। 18 घंटे यानी 6 घंटे से 3 गुना समय ज्यादा कहाँ रहता है बच्चा? घर रहता है। अगर वो घर रहता है तो उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। आज बुक्स ऐसी आ गई हैं, बीए पास भी नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने निचोड़ निकाला और मैंने कहा कि गरीब मजदूर किसान कमेरा छोटा व्यापारी कोई भी है गांव और शहर में, जो कहता है कि हमारे पास एक चौपाल है या हमारे पास एक जगह है सरकारी, हम आपको कमरा दे देंगे, तो मैं वहां पर पुस्तकों से लेकर सारी सामग्री मैं दे रहा हूँ, चाहे वो 60,000 में, लाख में, कितने में भी बने। पहली बन चुकी है, हम आपको बुलाएंगे। उसका यस, उसके लिए हमने गांव के 2-3 पढ़े लिखे नौजवानों को चुना है कि भाई मेरा इतना सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपको तनख्वाह दे दूं, बट आप इस सेवा को कर दो, आने वाले समय में हम आपके लिए भी सोचेंगे। लेकिन आज वो बच्चे जो आवारा घूमते रहते हैं बेचारे, जिनको कोई, क्योंकि बच्चा तो मिट्टी है, उसे तो खेलने में आनंद आएगा, लेकिन माँ बाप चाहता है कि वो पढ़ ले, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, पैसा नहीं है, सिस्टम नहीं है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि हर गांव का और वार्ड का बच्चा जो सक्षम नहीं है वो पढ़ जाए। तो क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? क्या उसे किसी नेता के आगे झुकना पड़ेगा? सर अगर मेरी इस मुहिम में कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो मेरे दरवाजे खुले हैं। वो आके मुझे बताए कि हमारे गांव में चलाएंगे हम, प्रदीप भाई आप कर दो ये काम, हम करके देंगे। मेरे 36 गांव में 36 लाख रुपए लगो, 31 वार्ड में 31 लाख रुपए लगो, मेरा कुछ भी लगो, मैं समर्पित हूं इस बात के लिए। और हम एक ऐसी व्यवस्था को करना चाहते हैं जिस व्यवस्था में हमारे जो लोग हैं, जिस पीढ़ी से मैं आता हूं, जिस घर से मैं आता हूं, वो किसी के आगे मोहताज ना बने। हम भीड़ नहीं बनाना चाहते लोगों को, ये मेरी प्राथमिकता है। और राहुल गांधी जी आने वाले समय में धीरे धीरे, वैसे तो जनता ने अब देख ही लिया इंडिया में, जब वो बाय रोड घूमे हैं अब उनको पता चल गया, अब तो घबरा रहे हैं ना इस चीज से। सदस्यता खत्म कर दी, किस प्रकार की पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया इंडिया में। ईडी सीबीआई सिस्टम, प्रदीप बोल रहा है गेटी में उठा दे दो उसके, क्या है? दिस इज अ बैड पॉलिटिक्स। चलिए, आप अपने मुद्दों के साथ लड़ो हमारे साथ, आप अपने शिक्षा की नई नीतियों से लड़ो हमारे साथ, डेवलपमेंट के नाम से लड़ो हमारे साथ। ये क्या लड़ाई है कि आप लोगों ने उनका माइक बंद कर दिया, एमपी है वो, आप लोगों ने कहा कि बाहर निकल जाओ, तानाशाही हो रही है। आप लोगों ने कहा कि जो है सदस्यता रद्द कर दी, फटाफट उसका डिसीजन भी ले लिया कोर्ट में, सिस्टम भी हो गया, फटाफट सदस्यता भी रद्द कर दी। क्या है ये बौखलाहट है इस नेता के खिलाफ। और जिस जल्द ही देखोगे इस देश में किस प्रकार का ढोंग चल रहा है। अब देखिए संसद का उद्घाटन हुआ, जहां पर कौन आना चाहिए, कौन आए हैं, क्या तांडव है। आपने सरदार वल्लभ भाई की पटेल पे कई 100 करोड़ रुपया लगा दिया, 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति बनी, बना दी ना। अब सुनिए, युवा होने के नाते, नेता होने के नाते नहीं, वो 3000 करोड़, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भी यहाँ है,
दिमागों में, दिलों में उनका सम्मान है, बहुत बड़े महापुरुष। लेकिन अगर आप हमसे पूछना चाहें, इस नौजवान से पूछना चाहें, तो आपने उनके नाम से यूनिवर्सिटियां बनाई होती, 3,000 करोड़ में एम्स बनाए होते, उन्हीं का नाम लिखा होता। गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटा व्यापारी अपना इलाज कराता, अपने बच्चों को पढ़ाता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो श्रद्धांजलि बढ़िया थी या ये श्रद्धांजलि बढ़िया? यूनिटी ऑफ स्टैचू कह रहे हो, हाँ वही बात है ना कि यूनिटी सरदार वल्लभ भाई सर, पटेल आज होते तो खुश किस बात से सर होते? यूनिटी ऑफ स्टैचू कह रहे हो, आप धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ा रहे हो। व्हाट द हेल? इस प्रकार के भारत की कामना भारत का नौजवान नहीं करता। चलिए, आखिर में बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है जी, आप लोगों के सामने एक छोटा सा मैसेज दे दें। मैं बहुत कम इंटरव्यू करता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ तरीके के नेता, कुछ ढंगसर के इंसान का इंटरव्यू करूं ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले। जी, तो उनमें से एक मुझे आपको देके, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस नेता को खींच के रखूंगा भाई। आगे भी इनसे कुछ कमी होती है तो सबसे पहले मैं बताऊंगा। जी। अब आखिर में बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, एक जींद की जनता के नाम मैसेज क्या देना चाहेंगे आखिर? सर मैं ये नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि छक लिए हम लोग इस राजनीति से। वो उसका बेटा, वो उसका बेटा, कुछ जो है ना घराने ही इस जींद को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। वो आपके नजदीकी हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, आपकी जाति धर्म से हो सकते हैं, आपके मजहब से हो सकते हैं। हमें ना धर्म से, जाति से, मजहब से मतलब, हमें काबिलियत से मतलब है। अगर वो लोग काम करते या काम कर लें तो शायद मुझे जरूरत नहीं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप आगे भी इस जींद को ऐसा ही देखना चाहते हैं तो आप अपनी मन का फैसला करके जो भी चीजें करें कर लें। लेकिन अगर आप रियल में चाहते हैं कि जींद में कोई डेवलपमेंट की सोच का नौजवान आए, कोई आपकी पीड़ा से जन्मा हुआ इंसान आगे आए, जिसे पता हो कि सावित्री नगर, पटियाला चौक, नेताजी कॉलोनी, जोगिंद्र नगर, शीतलपुरी, शिवपुरी, राजनगर, रामनगर, आपका लोगों का इलाका, आपका इधर पटेल नगर और बूढ़ा बाबा बस्ती, और इन सब कॉलोनियों का जिसे धरातल का ज्ञान हो, जिसे पीड़ा पता हो, जिसे नौजवान की पीड़ा पता हो, आप उसे चुने। परंतु भीड़ बनना बंद करें। हम लोगों को इन नेताओं ने भीड़ मान लिया है, हम भीड़ नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर रियल में आप बदलाव चाहते हैं तो फिर फैसला करें, धर्म, जाति, मजहब, राजनीति से ऊपर उठ करके आप उस नेता को चुने जो नेता आपको, आपके पैमाने में फिट नजर आए। मैं फिर से कह रहा हूं, भीड़ बनना बंद करें। हमारे दादा परदादा इनको वोट देते देते चले गए और इन लोगों ने बाहर खड़ा रखा उनको। आपके भाई के पास आप रात के 12 बजे भी फोन करेंगे तो वो नंबर है जो मैंने अपना दिया हुआ है, 991 999 777, सभी लोगों के पास है। वो नंबर मेरे सिरहाने रख के सोता हूं मैं। मेरे घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, क्योंकि आई नो दैट कि कभी इस पीड़ा से मैं गुजरता था जब मैं नौजवान 2000 में सरकार में था। तो नेता हमें इसी तरह रखते थे बाहर, और ना ही हमें किसी से मिलने देते थे। मेरी प्राथमिकता है कि आम आदमी तक, इंग्लिश का एक वर्ड है डेप्थ ड्राइव, नीचे जाके काम करना। मेरी ये कार्यशैली है, मैं हमेशा नीचे जाके काम करता हूं। मेरे अंदर ये नहीं है कि आपके और मेरे बीच में बिचौलिए बने। बिचौलिया नहीं होना चाहिए नेता और वर्कर के बीच में, सीधा संपर्क होना चाहिए। इनके पास जाओगे तो आपको किसी न किसी के को लेकर के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घुसूं कि ना घुसूं, घर में घुसूं, कहीं नेताजी का मन या नेताजी का दिमाग कहीं थोड़ा सा गर्म ना हो। आप अपने भाई के पास आधी रात को, चाहे आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो ना करते हो, आपका किसी पार्टी में विश्वास हो ना हो, आप मेरे पास 24 आवर आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीति में फैसला फिर भी आपका है। मुझे नहीं पसंद करते, नो प्रॉब्लम, जिसे पसंद करते हैं। लेकिन कम से कम इन 3 लोगों से मैं खुले में कह रहा हूं, मेरी लड़ाई है, इस बार मैं लड़ूंगा भी। मैं, या तो मुझे ये पता लग जाएगा कि शायद हमारे अंदर कमी है, या फिर मैं इनको ये बता दूंगा कि जींद की जनता बार बार अब ठगी नहीं होगी। अब नौजवानों को इस बात की समझ आ चुकी है कि जिस प्रकार से हम लोग पहले वोट दे दिया करते थे, इस बार लोग वोट देने के मूड में नहीं है। मेरा मैसेज ये है। ये सुना आपने प्रदीप गिल को। इनकी बातों से आप कितना सहयोग रखते हैं? क्या कुछ आपको अच्छा लगा? क्या कुछ आपको बुरा लगा? क्या कुछ सजेशन देना चाहते हैं या फिर इनके लिए कोई सवाल है? तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। और फिर भी अगर आप, जैसा कि इन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं, हम इनका नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्लैश हो जाएगा, इनसे बात कर सकते हैं। तो बने रहिए द मोर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।